welcome to my channel Ramender Maths Hub. I am Ramender. Guys, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get my videos on time. मैं अपने आने वाली वीडियोस में एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। द क्वेश्चन 1 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे एक नंबर्स की लिस्ट बनेगी और हमें चेक करना है कि वो एपी बनती है या नहीं बनती है, और क्यों नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती है, और अगर बनती है तो क्यों बनती है, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें मैंने 5.1 के लिए एक बेस रेडी किया है। उसमें सारा ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है, कैसे चेक करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप एक बार उसको ज़रूर चेक कर लो, और वो पूरे चैप्टर का ही बेस है। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट नाउ। दिस इज the cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees by each subsequent meter। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल को डग करने की कॉस्ट है, हर एक मीटर के हिसाब से है कि स्टार्टिंग वाले मीटर के लिए 150 है, और बाद में जितने मीटर्स बनते जाएंगे, जितने मीटर्स को हम डिग करते जाएंगे, उसके लिए ₹50 हर मीटर के लिए बढ़ते जाएंगे। फाइन, मीन्स अगर ये है हमारे पास वेल, मान लीजिए ये वेल है, ठीक है, इसको हमने ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग वाला ये फर्स्ट किलोमीटर है, इसको डग करना है। फाइन, ये वाला मीटर, ठीक है। तो इसके लिए रुपीज़ कितने हैं, वो कितने पैसे लेगा, जो काम करेगा ये वाला, वो 150 रुपीज़ लेगा, ठीक है। और अगर हमने उसको बोला कि आप 2 मीटर का जो और एरिया है, आगे डिस्टेंस है, वो भी डग कर दो, तो फिर वो कितने पैसे लेगा, 150 तो लेगा और साथ में 50 रुपीज़ और लेगा, मीन्स 200 रुपीज़ हो जाएंगे उसके यहाँ पे, ठीक है। और अगर 3 मीटर का और उसको बोल दें कि 3 मीटर का भी डिस्टेंस डग कर दो भाई, तो फिर क्या करेगा वो, फिर वो ये जो 150 है स्टार्टिंग वाले वो भी लेगा, देन 50 अगले मीटर के लिए और 50 फिर थर्ड मीटर के लिए। फाइन, सो इस तरह से उसके जो पैसे हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, ₹50 हर मीटर के हिसाब से। फाइन, सो यहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन को पहले लिख देते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज ₹150, then cost of digging for subsequent meter rises by ₹50। मीन्स यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट जो मीटर है उसके लिए हमने उसको दिए ₹150, देन 2 मीटर के लिए उसको कितने दिए हमने, 150 + 50, इतने रुपीज़ हमने उसको दिए, मीन्स ₹200 अब दे दिए उसको। फाइन, ये कॉस्ट आ गई कि डिगिंग के लिए 2 मीटर के, है ना, क्योंकि अगले जो मीटर है उसके लिए 50 रुपीज़ राइज हो रहे हैं, और थर्ड मीटर के लिए फिर से ₹150 है स्टार्टिंग के लिए, अगले के लिए 50 और फिर से नेक्स्ट के लिए 50, मीन्स ये हमारे बन गए ₹250। अब ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो कि 2 मीटर तक के उसके बने हैं 200 और अगले मीटर के लिए फिर से 50 बढ़ जाएंगे, सो 200 + 50 इज़ 250। फोर्थ मीटर के लिए भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ मीटर के लिए आ जाएगा ₹250, तो उसके ऑलरेडी बने हुए हैं 3 मीटर तक, ठीक है, तो उसको और 50 देने पड़ेंगे क्योंकि फोर्थ मीटर भी करवा रहे हैं, सो दिस इज़ ₹300 हेयर। फाइन, तो ये हमारे आ जाएगी लिस्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 150 स्टार्टिंग, देन सेकेंड इज 200, देन 250 एंड देन 300 एंड सो ऑन। जितने मीटर्स हम खुदवाते जाएंगे उससे वो उतने ही जो मीटर्स हैं वो रुपीज़ जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फाइन, सो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि एपी बनती है कि नहीं बनती है। उसके लिए मैंने आपको बोला था फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जब मैंने करवाया था, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, यू कैन राइट ए और A1, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हैं, खाली ए भी लिख सकते हैं, या फिर A1, जैसे मर्जी। फाइन, सो अब हम डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, you will be getting 200 minus 150, that is 50। फाइन, देन थर्ड टर्म में से फिर सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 250 माइनस थर्ड टर्म इज 250, सेकेंड इज 200, सो 250 माइनस 200 इज 50 अगेन। देन फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म विल बी 300 है फोर्थ टर्म, माइनस करेंगे 250, सो दिस इज अगेन 50। सो द कांस्टेंट जो हमारा ये डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन, मीन्स कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है तीनों केसेस में, ठीक है। जब भी हम आगे भी फाइंड आउट करेंगे, अगर आप फिफ्थ टर्म भी फाइंड आउट करते हैं तब भी हमारा ₹50 आंसर आएगा। सो यहाँ पे हम बोलेंगे
कि ये जो डिफरेंस है नंबर्स का, टर्म्स का, प्रीसीडिंग टर्म से अपनी, वो आ रहा है सेम, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP एज द कॉमन डिफरेंस D, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस D इज 50, इज सेम हम लिख देते हैं, इज सेम दैट इज 50, देयरफॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स थी वो क्या बन रही है, लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एन, लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। फाइन, ये AP बन गई क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है हमारा। ठीक है, इसके साथ अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 is deposited at compound interest at rupees at 8% per annum। देखिए हमें अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे चेक करनी है किसी अकाउंट में हर साल बाद, जब हमने प्रिंसिपल मनी, जो स्टार्टिंग वाली अमाउंट है वो हमारी कितनी है 10,000, उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और हर साल बाद उसको हर साल के बाद उसकी अमाउंट जो है वो 8% इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ रही है। फाइन, सो अब हमें चेक करना है कि इस केस में भी AP बनती है कि नहीं बनती है। इसको हम फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे, जो हम क्लास 8 एंड 9 में करते हैं। 9 में नहीं आया ये, क्लास 8 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट कितनी निकलेगी मनी की आफ्टर एवरी ईयर, वो हम फाइंड आउट करेंगे। फाइन, सो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि प्रिंसिपल मनी, हम क्लास 8 में भी ऐसे करते थे, प्रिंसिपल मनी पहले लिख देते थे, देन जो हमें गिवन है, रेट गिवन है, रेट परसेंट इज इक्वल टू व्हाट, 8%, एंड देन टाइम जो है वो तो हर साल मतलब हर साल का हमें फाइंड आउट करना है, सो वो मैं बाद में लिखूंगी। अब यहाँ पे अमाउंट के लिए देखिए, अमाउंट जब हम फाइंड आउट करते हैं उसका एक फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं एज, नहीं हम यहाँ पे अमाउंट ही लिख देते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ये क्वेश्चन आता है तो अमाउंट कितना आता है, अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम, टाइम कितना है उसको हम पावर में लिखते हैं। ठीक है, ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का केस आता है। फाइन, सो देखिए अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो स्टार्टिंग में तो है 10,000। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वैल्यू। आफ्टर फर्स्ट ईयर या फिर बोलें यहाँ पे स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो ये है, और सेकेंड ईयर में यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए तो है ₹10,000 जितने हमें डिपॉजिट कराए। अब सेकेंड ईयर में कितने आएंगे वो हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है, मींस अगर हमने 2000 में हमने ₹10,000 अगर हमने सबमिट करवाए हैं बैंक में, डिपॉजिट करवाए हैं, तो आफ्टर 1 ईयर 2001 में वो पैसे कितने हो जाएंगे वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो वो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट ऑफ मनी कितनी आएगी वो हम करेंगे फॉर्मूला की हेल्प से। प्रिंसिपल मनी इज 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है हमारा 8/100 और पावर 1 आएगी, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट करें, लेकिन टाइम तो एक साल का ही हुआ ना, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, तो यहाँ पे एक साल का गैप ही पड़ा ना, तो यहाँ पे टाइम जो है वो हमारा 1 ही आएगा। फाइन, जब हम दूसरे तीसरे साल के लिए फाइंड आउट करेंगे तब हमारा टाइम 2 ईयर्स का हो जाएगा। फाइन, जब हम 2002 के लिए फाइंड आउट करेंगे। फाइन, सो दिस इज आफ्टर ये कैलकुलेशन जो कर लेते हैं, दिस इज 1 + 8, यहाँ पे एलसीएम ले लें, है ना, पावर 1 है उसको तो हम छोड़ देंगे, पावर 1 इज इटसेल्फ द नंबर। सो दिस इज, यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा 1 है, 1 के टेबल पर 100, 100 पर 100 इंटू 1 इज 100 प्लस यहाँ पे 8, और ये बन गया हमारे पास 10,000 इंटू 100 + 8 इज 108/100। सो यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास बच गया 108 और साथ में इस 2 जीरोस। ये अमाउंट बनी दूसरे साल में। ठीक है, तो अब हम थर्ड ईयर में भी चेक करेंगे।
ये हमारी बन गई है सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट 108 और साथ में 2 ज़ीरोज़ हैं, मींस 10,800 रुपीज़ बन गए हैं सेकेंड ईयर में। फाइन, अब हम थर्ड ईयर के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं इसी फॉर्मूला की हेल्प से। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, तो उसके लिए अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी, दिस इज 10,000, फॉर्मूला क्या था, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर टाइम, सो दिस इज P इज 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 अपॉन 100 पावर 2 आएगी। ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर जैसे मैंने आपको बोला था, पीछे मैंने बताया था कि अगर हम 2000 ईयर 2000 जो है उसमें हमने ₹10,000 जो है वो डिपॉजिट कराए हैं बैंक में, तो 2001 तक पहुँचते पहुँचते वो कितने हो गए, 10,800, मीन्स यहाँ पे 1 साल का गैप पड़ा है ना। और बाद में अगर हम 2002 की बात करें, मतलब 2 साल बाद थर्ड ईयर में, दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, दिस इज सेकेंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर। ठीक है, तो थर्ड ईयर में देखिए कितने साल हो गए हैं, यहाँ से स्टार्टिंग वाले ईयर से 2 साल हो गए हैं, 1 and 2। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में क्या आएगा, टाइम की जगह पे पावर में 2 आएगा। फाइन, ये आपको हो गया अंडरस्टैंड। सो दिस इज आफ्टर, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले हम, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100, वैसे ही जैसे हमने पिछले स्टेप में एलसीएम लिया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसकी पावर 2 है, ये बन रहा है हमारे पास 10,108 अपॉन 100 पावर 2 का मतलब कि इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 108 अपॉन 100 को। फाइन, सो यहाँ पे देखिए ज़ीरो के साथ ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, यहाँ पे फिर से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। अब ये 2 नंबर्स बचे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं कि इनका आंसर क्या बनेगा। फाइन, सो दिस इज़ 108 इंटू 108, दिस इज़ 64 एंड ये बन रहा है हमारे पास 4661664, मीन्स ये अमाउंट अब बन रही है 11,664 आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब थर्ड ईयर में जो है वो हमारी इतनी अमाउंट बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स तो रेडी है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, स्टार्टिंग वाला क्या था, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग वाला जो हमारा नंबर था वो था 10,000, दिस इज 10,000 स्टार्टिंग वाली अमाउंट। ठीक है, 1 साल बाद मीन्स सेकेंड ईयर में हो गई थी 10,800, और जो अब हमने फाइंड आउट किया थर्ड ईयर में वो अमाउंट हो गई है 11,664। सो दिस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 10,000, देन 10,800, देन 11,664। ठीक है, ये अमाउंट्स बन गए हैं। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, पहले इनको मार्क कर देते हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो डिफरेंस चेक कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 10,800 माइनस 10,000, दिस इज आफ्टर माइनस सब्ट्रैक्टिंग दिस, ये हमारे पास आ रहा है 800। और फिर से अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके चेक करते हैं, अगर ये सेम नंबर्स बन जाते हैं दोनों डिफरेंसेस, तो येस दिस इज डेफिनेटली एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे 11,664 में से 10,800 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये बनता है हमारे पास, यहाँ पे मैं करती हूँ 4, देन 6, देन 16, 8, ये 864 बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम नहीं बने, दोनों जो डिफरेंसेस आए हैं फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से सेकंड को माइनस करके, मींस जो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं वो सेम नहीं बन रहा। सो यहाँ पे ये एपी नहीं बन रही है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एज द कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डी बोलते हैं, द कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम, therefore the above list of numbers is list of numbers not form an AP। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एंड पे क्वेश्चन था वाई, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें लिखा हुआ था एंड पे कि अगर नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती है एपी, अगर बनती है तो क्यों बनती है, तो वो सारा हम ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुके हैं, ऐसे कैलकुलेट करके सारी सिंप्लीफिकेशन में हम जस्टिफाई कर चुके हैं कि ये एपी क्यों नहीं बन रही है। ठीक है, सो वाई का आंसर भी इसी में कवर अप हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। विद दिस द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।